महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहाँ जहाँ ये बात पहुँच पाएगी सबको, कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा और बाद में अपेक्षा करूँगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी मैं याद करता हूँ तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर, सभी मंत्रियों के यहाँ, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहाँ बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है? जिनकी आज़ादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियाँ दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आज़ादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं, राइट टू सर्विस में। जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का।
कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में हम देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में वो अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनमें व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता, जब वो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। यानी जैसे एक शरीर होता है, शरीर सबको दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो वो शरीर तो फिर भी रहेगा, उसमें आत्मा डालनी जरूरी है। इसलिए हमने सिस्टम्स को बदलने के लिए सब काम किए हैं, और इसका केवल हमें हरियाणा सरकार के नाते से राज्य सरकार में इसका देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीजों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि, आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई कि सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहाँ के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं, उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और ये कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हज़ार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए। चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए। दिव्यांग बंधु हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुलें, वृद्धजन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा ये कैसे बढ़े। एक एक वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं, और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। भ्रष्टाचार हर जगह पर। यानी उस समय कहानी क्या सुनते थे, एक मुख्यमंत्री के पास उनके क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति आ गया, नाम बताना ठीक नहीं, उनका साहब
वहाँ पटवारी जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 50 रुपये मांग रहा है। कहने लगा अच्छा 50 रुपये मांग रहा है। तुम कब चले थे गांव से? अरे कल चला था, शाम आया, आप मिले नहीं, मुझे रात रहना पड़ गया। कब वापस जाओगे? साहब मेरा आज काम हो जाए वापस चला जाऊंगा। आने और जाने में पैसा किराया कितना लगा? कि साहब लगभग 150 रुपया लग गया है, 2 दिन खराब हो गए हैं। अरे वहीं 50 रुपये देके काम क्यों नहीं करा लिया? अब ये पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री, हमने कहा गलत है। वो 50 भी दे रहा है, 500 भी दे रहा है, 1000 भी दे रहा है, 10,000, 1 लाख, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के दलाल होते थे और वो दलाल चक्कर काटते थे सब। सफेद सफेद कपड़े पहन लेना, मांड लगवा लेना, अपना रोब जमाना कि भाई तेरा काम है। कि हाँ ये काम है, ये काम है, चल मैं कराऊंगा, कर मेरे गाड़ी में तेल डलवा और मैं चलता हूं चंडीगढ़, तू भी चल। 4 आदमी और साथ चलेंगे, उनका खाने पीने का खर्चा, उसका 1000-2000 की भाई उसको कर देते थे, 5-10 रुपया जेब से निकालते थे और उसके बाद कहते तेरा काम हो गया, जा। और काम क्या होता था? एक ट्रांसफर कराना था मास्टर जी का। ट्रांसफर कराया, वो मास्टर शाम को घर पहुंचा, घर पहुंचते ही पीछे संदेश मिल गया, तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। यानी ये हालत। अब आप में से मुझे नहीं मालूम कि हमारे हरियाणा में जो पत्रकार है और वो 7 साल पुराने कौन कौन है, मैं पूछना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन जो 7 साल पहले पत्रकारिता करते थे, अब इन 7 सालों में तो शायद उनको कहानियां लगती होंगी उस समय की, लेकिन जो प्रत्यक्ष 7 साल पहले जानते हैं उस समय क्या स्थितियां थी हरियाणा में। चयन होते थे IAS के, HCS के, मुख्यमंत्री को एक लिस्ट जाती थी, वो जहाँ से भी सिफारिशें चलती थी कि ये 5 जो HCS लगाने हैं साहब, फाइल पर साइन कर दो। उसमें 2 मुख्यमंत्री के भी होते होंगे, किसी और के भी होते होंगे, भाई भतीजा सब, और 5 HCS हर साल लगा दिए जाते थे। एक IAS हर साल मुख्यमंत्री के कलम से लगता था। हमने कहा क्यों? कौन सा पैमाना है मुख्यमंत्री के पास ऐसा कि जो माथा देखकर ये पहचान सके कि योग्य HCS बनेगा तो योग्यता के आधार पर काम करेगा कि नहीं करेगा? हमने कहा बंद करो सब। हमने वो सारे HCS सब एग्जाम जो एंटाइटल्ड हैं उनसे फार्म भरवाओ, एग्जाम लो, उस एग्जाम में जितने लोग लेने हैं उससे 5 गुना लोगों को बुला करके उनमें इंटरव्यू करो। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत चीज देखनी होगी तो HPSC देखेगा, उनको जो सिलेक्शन करनी है करेंगे, लेकिन कुछ योग्यता तो हो। आटे में नमक या नमक में आटा, अंतर बहुत होता है। मानो 25 में से 5 छांटने तो समझ में आता, 3000 में से कौन से 5 लेने हैं, तो कैसे माथा देख करके आप योग्यता नापोगे? तो हमने वो काम भी कर दिया। IAS भी जो जितने एम्प्लॉइज में से लिए जाते थे, उन IAS को लेने के लिए भी हमने एग्जाम करा दिया। हमारे पिछले 5 साल के 5 IAS मैंने नहीं लगाए। 5 IAS चुनने के लिए 25 लोगों की लिस्ट UPSC को भेज दी कि आप इनका इंटरव्यू लेकर के हमको 5 छांट के दे दो, हम IAS लगा देंगे। क्या हमारे पास सिफारिशें नहीं आती? खाली सिफारिशें नहीं, बड़ी बड़ी ऑफर्स, पर्ची और खर्ची जो शब्द प्रयोग किए हैं वो इसी के लिए किए हैं। तो मित्रों, ये भ्रष्टाचार खत्म करना, सर्विसेज में भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है, हमको लगा IT जो है वो सब चीजों का सॉल्यूशन है। IT के माध्यम से जितना ही, यानी आदमी का, मनुष्य का एक्सपोजर जितना कम रहेगा सर्विसेज में, ऑटोमाइजेशन, हाजिरी लगानी है तो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगा करके क्यों नहीं जाए? ये अलग बात है, कोविड के कारण से वो सारा सिस्टम अभी बंद कर दिया है, क्योंकि उसके कारण से कुछ तकलीफें बायोमेट्रिक्स का निशान लगाने के लिए आई। लेकिन हमने लगातार जब से IT सिस्टम बायोमेट्रिक्स किया, हाजिरी एकदम, जहां 50-60% लोग हाजिर होते थे, वाकई नहीं होते थे, 90-95% उपस्थिति होने लग गई। और जो उपस्थित नहीं होता था वो छुट्टी उसको लेनी पड़ती थी, वरना छुट्टी गया, 8 दिन 10 दिन आया, पिछली हाजिरी लगाई और रजिस्टर पूरा पार किया। तो बायोमेट्रिक्स हमने किए। जितनी सेवाएं हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, वो हमने ऑनलाइन की। सरल पोर्टल ये हमने बनाए। 547 सेवाएं
जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को कोई क्लियरेंस लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, किसी को कोई बिल भरना है, किसी की कोई कंप्लेंट है, वो सब सेवाएं सरल पोर्टल ये बना करके, और हर शहर में कस्बे में जैसे बूथ होते हैं ऐसे सरल पोर्टल बना दिए कि अंत्योदय और सरल पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए। अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे, वो दौड़ करके चंडीगढ़ ना आए, या छोटी छोटी बातों के लिए डीसी के दफ्तर चक्कर ना काटे। उसकी कोई ऐसी शिकायत है, मान लो लोकल हल होने वाले नहीं है, तो सीएम विंडो आज लगभग 9.25 लाख सीएम विंडो के ऊपर 25 दिनों में एप्लीकेशन आई है, 9.25 लाख, और जिसके अंदर 8 लाख से ऊपर उनके सॉल्यूशन हो गए हैं। यानी एक प्रकार से उनका एक्शन कंप्लीट हो गया है। हो सकता है उसके अंदर कुछ एक्शन ऐसे भी हो जो उसके मनपसंद तरीके से नहीं हुए, क्योंकि शिकायत करने वाले सब सच्चाई बोलते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की तकलीफ अपने कारणों से होती है, कोई ना कोई उससे कानून रूल नियम उसका उल्लंघन करते हैं, उसको भी उसके अंदर डालते हैं, तो उनको बताया जाता है। हर सीएम पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत को हल करने के लिए सरकारी अधिकारी के साथ हमने विधानसभा में 3-3, 4-4 एमिनेंट पर्सन लगाए हैं पब्लिक में से, कि अपने आप अधिकारी या कर्मचारी उसका सॉल्यूशन ना करे। सॉल्यूशन करते समय वो जो एमिनेंट पर्सन है उनकी एक लिस्ट बनी, उनको मैसेज भेजते हैं कि आप भी फलां दिन आओ, उनके भी साइन कराते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को खुद को संतुष्टि नहीं हो रही तो एमिनेंट पर्सन है वो उसकी संतुष्टि कराता है। तो इसलिए जनता की भागीदारी ये उसके अंदर कराते हैं। आईटी व्यवस्था में अब ये राशन है, राशन बांटने का काम पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से, कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहाँ ले रहे हैं। कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, वहाँ राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। जो सेवा देने वाले, कराने वाले ये बिचौली और जो दलाल थे उनको उसमें पकड़ा और पकड़ के कईयों के खिलाफ तो हमने केस भी बनाए हैं। अब ऐसी जब चेंजेस की जाती हैं, चेंजेस करते समय हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हर समय कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क हर चीजों में लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क ऐसा क्योंकि मुद्दे तो उनको मिलते नहीं है, सब चीजें सॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। उनको लगता है जनता को बहकाना है तो कैसे बनाया जाए, तो भ्रम फैलाना, और भ्रम के साथ साथ भय फैलाना, डराना कि ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी ये जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद, साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, उसको वाइंड अप करते। हम आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी, केंद्र सरकार केवल 2 फसलें, गेहूं और धान, यही खरीदते हैं, हम 10 फसलें खरीदते हैं। और ये हरियाणा ही है सरकार के 10 फसलें किसानों की खरीदी जा रही है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है एमएसपी पर,
कोई स्टेट पास की नहीं ले रही है। ना पंजाब है, पंजाब के लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए इन 2 फसलों के अलावा कितना प्रोक्योर करते हैं। अरे ऐसे राजस्थान के लोग, खास करके ये जो राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा, हमारा चूंकि बॉर्डर लगता है, वहां तो 1200-1300 रुपए में बिका मंडियों में, हमारे यहाँ 2150 रुपए में खरीदा, 2 लाख मीट्रिक टन, और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने इसलिए चालू किया कि इस प्रकार की जो स्मगलिंग हो रही है अनाज की और स्टेट के एक्सचेकर पर इसका जो बोझ पड़ रहा है, इसको हम रोकें। और अब तो किसान को बताया गया है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है कि आप हर साल जो जमीन में बुआई करते हैं, और ये लाभ केवल जमीन के मालिक को नहीं है, पहले मालिकों को ही लाभ मिलता था। अब हमने कहा कि जो काश्तकार है, जो वास्तव में किसान बुआई करता, जमीन उसकी नहीं भी है, प्रावधान उसके कर दिए कि वो भी रजिस्टर करे। अगर फसल वो होता तो फसल की बिक्री भी वो उसी के द्वारा होगी। कल को कोई कंपनसेशन मिलना है तो वो भी उसी को मिलेगा। पहले क्या था कि जो जमीन का मालिक होता था रिकॉर्ड में, रेवेन्यू में, उसको पैसा जाता था, वो भले ही यहां किसी गांव के अंदर जमीन है और मालिक बैठा मुंबई में, कलकत्ता में, पैसा उसको जाता था, फिर वो वापस देता था, दे ना दे उसकी मर्जी होती थी। हमने कहा नहीं, जो फसल बोने के ऊपर रजिस्टर करेगा, हम ये चीजें उसको देंगे, मालिक को नहीं देंगे। किसान तो वास्तव में वो है जो बुआई करता है, वो तो भू मालिक है, वो किसान नहीं है। तो इसलिए ये प्रावधान भी हमने आईटी के माध्यम से किए। हमने अभी बुजुर्गों की पेंशन बैंकों के द्वारा की। भ्रम क्या फैलाया गया कि बैंकों में जाएंगे और इनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है कैसे खड़ा होगा। हमने वो प्रावधान किए कि उनको घरों में पहुंचाया जाए, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया कि इन बुजुर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उनको क्यों ना, उनके मन में बगावत क्यों ना भरी जाए। हमने इसी प्रकार मेरा पानी मेरी विरासत ये कहा। आखिर पानी बचाना हमारा उद्देश्य था। पानी का संकट कितना है इस समय हम सब जानते हैं, जो किसानी से संबंध रखते हैं, गांव से जिनका संबंध है, कि पानी जमीन में हर साल बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 मीटर ऑन एवरेज साल का नीचे जा रहा है। यानी 1 मीटर का मतलब है कि पिछले 10-12 सालों में उस इलाकों में 10-12 मीटर नीचे जा चुका है। और जो ट्यूबवेल हैं उनको हर साल 10 फुट, 15 फुट, 8 फुट पाइप और नीचे डालना पड़ता है ताकि पानी को नीचे से उठा सके। वो सब कहते हैं कि हाँ पाइप में डाल रहे हैं हम, नीचे पानी नीचे जा रहा है। जब हमने शुरू किया कि धान की बुआई कम करो ताकि पानी की बचत हो, और माइक्रो इरिगेशन से फसलों पर आओ, खुली इरिगेशन मत करो, थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कई बार। अब जब सख्ती की तो उस समय इन्होंने भ्रम फैलाया क्या कि धान बंदी हो जाएगी, धान को नहीं बोने देंगे, किसानों के विरोध में जा रहे हैं। और आज मैं कहता हूं 90% किसान को समझ में आ चुकी है बात, क्योंकि इसलिए हमने आह्वान किया 1 लाख एकड़ इस बार टारगेट है हमारा धान कम बोने का। हमने 1 लाख एकड़ जब लोगों को कहा, लोगों ने कम कर दिया। इस बार 2 लाख एकड़ हम धान कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी नहीं 2 लाख होगा तो कम से कम 1 लाख से तो ऊपर जाएगा ही, 1.5 लाख जाए, 1.25 जाए, लेकिन लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। हम 7,000 रुपये पर एकड़ दे भी रहे हैं। यानी इसको कहते हैं ग्रीन सब्सिडी। अमेरिका में इस प्रकार की सब्सिडी चलती है, वो तय करते कि ये चीज मत करो, उसके हम सब्सिडी देंगे। हमने ये ग्रीन सब्सिडी चालू की है इस बार कि पानी बचाना है तो ये फसल मत बो, हम पैसा देंगे। हमने बाजरे पर भी कहा है कि बाजरा कम करके सब्जियां या दालें या अन्य फसलें बोओगे तो हम 4,000 रुपये एकड़ वहां भी देंगे, और वहां भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लोगों को उसकी सहभागिता बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी। जन भागीदारी करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ये है। और ये जन भागीदारी, आपको मालूम है कि जो भौतिक विकास है जिसको मैं हार्डवेयर कह रहा हूं, उसमें जनता की जन भागीदारी नहीं होती। सरकार को पैसा खर्च करना है, टेंडर देना है, किसी भी ठेकेदार ने आके उसको बनाना है और बिल्डिंग खड़ी करने चले जाना है, ये सड़क बना के चला जाना है। जो लोगों में हमने उनके स्वभाव बदलने हैं, वहां उनका
रहन सहन को आसान बनाना है, या जो समस्या ऐसी जो भावी पीढ़ी को भी आकर के भोगनी पड़ सकती हैं, उसमें जन जागरण करना पड़ता है।